नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विथ राहुल पे। आज हम पॉलिटिकल साइंस का एक काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय की शक्तियाँ क्या क्या होती हैं और वो कहाँ तक सीमित होती है तथा सर्वोच्च न्यायालय के कार्य क्या होते हैं। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों और काफ़ी बार सेमेस्टर फर्स्ट के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। हो सकता है कि आपका जो एग्ज़ाम आने वाला है उसमें भी ये क्वेश्चन आपको देखने को मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें, अपने दोस्तों तक ज़रूर पहुँचाएँ ताकि वे भी इन सभी वीडियोज़ को देख सके और अपने एग्ज़ामिनेशन में अच्छा कर सके। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले तो हम इंट्रोडक्शन देखेंगे। ठीक है, जैसा कि हम हर एक क्वेश्चन में सबसे पहले इंट्रोडक्शन से शुरू करते हैं, उसी प्रकार हम इस क्वेश्चन में भी इंट्रोडक्शन अर्थात परिचय से शुरू करेंगे। ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत की न्यायपालिका का सर्वोच्च तथा अंतिम न्यायालय है। इसका स्थापना 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान के लागू होने के साथ हुई। यानी सुप्रीम कोर्ट जो है भारत की न्यायपालिका का, यानी किसी भी देश की जो न्यायिक व्यवस्था होती है, जो आपको फैसले सुनाती है आपके जुर्म पर या आप निर्दोष है उस स्पेसिफिक कार्य पर आपको जो फैसले देती है वो न्यायालय ही होता है। ठीक है, और भारत का जो सबसे बड़ा न्यायालय है, सबसे ऊंचा न्यायालय है, वो है सुप्रीम कोर्ट। इसकी जो स्थापना हुई थी वो जब संविधान हमारा लागू हुआ था, यानी 26 जनवरी 1950 को, तभी ही आपका सुप्रीम कोर्ट भी साथ में शुरू किया गया था। यह संविधान के संरक्षक, गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मौलिक अधिकारों का रक्षक तथा देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है। यानी क्या है, जो हमारा सुप्रीम कोर्ट है वो संविधान की रक्षा करता है, इसलिए हम इसके क्या कहते हैं, संविधान का संरक्षक, और इंग्लिश में इसे कहा गया है गार्जियन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। ये मौलिक अधिकारों का भी रक्षक है तथा देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, यानी देश का सबसे बड़ा न्यायालय है जहाँ पर हम जाकर अपील कर सकते हैं। इसका मुख्य कार्य संविधान की व्याख्या करना, कानून की रक्षा करना तथा केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना। सुप्रीम कोर्ट का मेन कार्य क्या है? सबसे पहले तो संविधान की व्याख्या करना, यानी संविधान को अच्छे से परिभाषित करना, और यदि कोई संविधान के विरुद्ध जाता है या संविधान में लिखित बातों का पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट उस पर रीट जारी कर सकती है। रीट एक प्रकार का आदेश होता है, इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन उस आदेश के द्वारा, ठीक है, उन पर कार्रवाई होती है जो संविधान में लिखित आदेशों का पालन नहीं करते हैं। सुप्रीम कोर्ट का मुख्य कार्य क्या है? केंद्र और राज्यों के बीच विवादों का समाधान करना है। ठीक है। मूल अधिकार क्षेत्र, ये एक ऐसा क्षेत्र होता है जिसमें बड़े बड़े मामलों की सुनवाई होती है। ठीक है, सुप्रीम कोर्ट में छोटे मामलों की सुनवाई नहीं होती है। ऐसा नहीं कि आपके घर में बकरी चोरी हो गई तो आप पहुंच गए सुप्रीम कोर्ट कि सर मेरी बकरी चोरी हो गई, ऐसा कुछ नहीं होता भाई मेरे। जो सुप्रीम कोर्ट है ना, वो बड़े मामलों में बड़े बड़े मामलों को देखती है। ठीक है, छोटे छोटे मामले जो है वो पुलिस और आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, ज़्यादा से ज़्यादा हाई कोर्ट सुलझाती है, लेकिन बड़े मामले जैसे राज्य और केंद्र के बीच आनाकानी हो रही है तो वहाँ पर सुप्रीम कोर्ट बीच में आएगा। राज्य और राज्य के बीच में किसी चीज़ को लेकर विवाद है तो वहाँ पर भी सुप्रीम कोर्ट सामने आएगा। तो ये सारे बड़े मैटर हैं, देश के हित में जाने वाले मैटर्स जो है सुप्रीम कोर्ट देखती है। ठीक है, तो वही यहाँ पर लिखा गया कि मूल अधिकार क्षेत्र का अर्थ है कुछ विशेष प्रकार के मामलों की सुनवाई सीधे सुप्रीम कोर्ट या सीधे सर्वोच्च न्यायालय में शुरू होती है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के अंतर्गत निम्नलिखित विवाद सर्वोच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आते हैं। यानी अनुच्छेद 131, हमने भारतीय संविधान को इससे पहले वाले वीडियो में जाना था कि उसमें कितने अनुच्छेद हैं और उसकी विशेषताएं क्या क्या होती हैं। तो यदि आपने उस वीडियो को नहीं देखा तो उस वीडियो को ज़रूर देखें, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। वो भी काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 131 के तहत क्या होता है कि कुछ विशेष मामलों में सुप्रीम कोर्ट का आना अनिवार्य है, जैसे कि केंद्र सरकार और एक या अधिक राज्यों के बीच विवाद। मान लो केंद्र सरकार कौन होते हैं? केंद्र सरकार जनरली आपकी सेंट्रल गवर्नमेंट होती है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका केंद्र सरकार जो है
बीजेपी के हाथ में है, ठीक है, तो वो एक सेंट्रल गवर्नमेंट है। और वहीं जो राज्य सरकार होती है, जैसे झारखंड की जो राज्य सरकार है वो अभी जेएमएम के हाथ में है, ठीक है। तो यदि किसी मामलों में राज्य तथा केंद्र सरकार के बीच कुछ विवाद हो जाता है, मान लो विवाद इस बात की हो कि मान लो झारखंड कह रहा है कि उसका कुछ पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट के पास बाकी है और सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना है कि मैंने सारा भुगतान जो है पहले ही दे दिया है। तो इस मामले में यदि दोनों की असहमति होती है तो ये मामला जो है सुप्रीम कोर्ट में जा सकता है और सुप्रीम कोर्ट अंत में आदेश देगा और वही दोनों को पालन करना होगा, चाहे वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही क्यों ना हो और चाहे वो स्टेट गवर्नमेंट ही क्यों ना हो, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा गया है कि केंद्र सरकार और एक या एक से अधिक राज्यों के बीच विवाद को सुप्रीम कोर्ट सुलझाती है। दूसरा आपका कि दो या दो से अधिक राज्यों के बीच विवाद को भी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाती है। मान लो दो राज्यों के बीच विवाद चल रहा है, से मान लो कि बिहार और झारखंड के बीच विवाद चल रहा है कुछ मामलों में, मान लो कुछ नदी को लेकर विवाद चल रहा है कि बिहार कह रहा है कि ये नदी मेरी है, झारखंड कह रहा है कि इसके पानी का ज़्यादा प्रयोग मैं करूँगा। तो यदि इस प्रकार के कुछ विवाद आगे अगर दो राज्यों के बीच देखने को मिल रहा है तो इसको भी सुप्रीम कोर्ट ही सुलझाएगा, ठीक है। तीसरा आपका है केंद्र और राज्यों के बीच अधिकारों से संबंधित विवाद। अधिकार के लेकर कुछ केंद्र और राज्य सरकारों में कुछ विवाद छिड़ा है तो उस मामलों में भी सुप्रीम कोर्ट के जज ही आपको न्याय देंगे और सुप्रीम कोर्ट ही आपको सही सभी अटकनों पर अपना फैसला सुनाएगी, ठीक है। इन मामलों में किसी अन्य अदालत में मुकदमा दायर नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये एक राष्ट्रीय मैटर का बात होता है, ठीक है, यानी देश सुरक्षा का बात ये होता है। तो ऐसा नहीं कि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में इन मामलों को दे दो। संविधान में 131 अनुच्छेद के तहत साफ लिखा है कि इन तीनों विवादों को आपको सीधा सुप्रीम कोर्ट को सौंपना होगा, यानी सीधा आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर ये सारी कार्रवाई को आगे बढ़ा सकते हैं, ठीक है। उदाहरण के लिए यदि दो राज्यों के बीच सीमा या जल वितरण को लेकर विवाद हो तो उसका अंतिम निर्णय सर्वोच्च न्यायालय ही करता है। जैसा कि मैंने कहा कि अगर जल वितरण को लेकर कुछ विवाद चल रहा है दो राज्यों में तो उसका जो अंतिम निर्णय है वो सुप्रीम कोर्ट के हाथ में है कि कितना पानी कौन सा राज्य यूज़ करेगा और कौन सा राज्य जो है किसी दूसरे संसाधनों का यूज़ करेगा या किसी राज्य की सीमा कहाँ तक है, ये सारी चीज़ें जो है सुप्रीम कोर्ट ही डिसाइड करेगी। दूसरा है अपीलीय अधिकार क्षेत्र, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय है, ठीक है, यानी देश का सबसे ऊंचा न्यायालय जो है वो सुप्रीम कोर्ट है। देश में कुल 3 प्रकार के न्यायालय पाए जाते हैं, मैंने पहले भी डिस्कस किया है। पहला तो आपका सुप्रीम कोर्ट है, इसको हम SC से लिखते हैं, ठीक है, शॉर्ट फॉर्म में। दूसरा आपका हो जाता है हाई कोर्ट, दूसरा आपका हाई कोर्ट और तीसरा डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ये 3 प्रकार के कोर्ट होते हैं। सबसे जो आपका बड़ा और सबसे ज़्यादा पावरफुल जो कोर्ट है वो आपका सुप्रीम कोर्ट है। देन आपका हाई कोर्ट आता है जो कि राज्य स्तरीय कोर्ट है, हर एक राज्य में आपको हाई कोर्ट देखने को मिल जाएगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट देश में केवल एक ही है, दिल्ली में उपस्थित है। और हाई कोर्ट की बात करूँ तो हर एक राज्य में आपको हाई कोर्ट देखने को मिल जाएगा और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की बात करूँ तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिल जाएगा। जैसे कि झारखंड में 24 ज़िले हैं तो हर एक ज़िले में आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट देखने को मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन हाई कोर्ट झारखंड में सिर्फ एक ही रहेगा क्योंकि वो एक राज्य स्तरीय कोर्ट होता है। तो यहाँ पर जैसे लिखा गया कि सुप्रीम कोर्ट देश का सर्वोच्च अपीलीय न्यायालय, इसका अर्थ है कि उच्च न्यायालयों के निर्णयों के विरुद्ध यहाँ पर अपील की जा सकती है। यानी सुप्रीम कोर्ट जैसा कि हमने जाना कि सबसे बड़ा कोर्ट है, तो यदि आप पर मान लो हाई कोर्ट कुछ अपराध के लिए आपको उम्र कैद का फैसला सुना देता है आप पर, तो आप चाहे तो अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं, ठीक है। यदि आप अपने फैसले से असंतुष्ट हैं तो अपील के लिए आप सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट आपको वहाँ पर सही फैसला देगी और सुप्रीम कोर्ट जो फैसला एक बार दे देगी वही आपका अंतिम फैसला हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद आप कोई कोर्ट में नहीं जा सकते क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ही सबसे बड़ा कोर्ट है भाई, उसके बाद आप कहाँ ही जाओगे, ठीक है। तीसरा आपका इसी में है आपका अपीलीय अधिकार क्षेत्र के 3 प्रकार होता है, ठीक है। 3 प्रकार का अपील होता है अपीलीय अधिकार क्षेत्र के अंतर्गत। पहला आपका संवैधानिक अपील, जब किसी मामले में संविधान की व्याख्या से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न उठता है तब उस मामले में उच्च न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है। यानी आपको मान लो कि आप हाई कोर्ट गए हो, ठीक है, और हाई कोर्ट में आपके खिलाफ एक ऐसा फैसला सुना दिया जाता है कि वो आपके पक्ष में नहीं है, ठीक है। तो आप उस मामले में यदि आपके संविधान आपके अधिकारों का हनन हो रहा है तो आप सीधा चल जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट को ये पूरा अधिकार है कि वो हाई कोर्ट के फैसले को बदल दे, ठीक है। उसी प्रकार डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का होता है, यदि आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले से असंतुष्ट है तो यदि आप निर्दोष हैं तो हाई कोर्ट आपके
हाई कोर्ट जो है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को समाप्त कर सकती है। यानी ये पावर का पूरा खेल है, ठीक है। जो हाई कोर्ट है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के फैसले को बदल सकती है और वहीं सुप्रीम कोर्ट है वो इन दोनों हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दोनों के फैसलों को बदल सकती है, ठीक है। दूसरा आपका दीवानी अपील। इसमें क्या होता है कि नागरिक या संपत्ति से संबंधित मामलों में भी उच्च न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में अपील की जा सकती है, ठीक है। मान लो कोई ज़मीन का विवाद है और उस विवाद के तहत आपका जो ज़मीन है वो किसी पड़ोसी द्वारा हड़प लिया गया है, तो यदि हाई कोर्ट उस पर सही फैसला नहीं सुनाती है तो आप इन सभी मामलों में भी आप सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो, क्योंकि ये एक संपत्ति का अधिकार है, आपके संविधान में दिया गया है संपत्ति का अधिकार। और शुरुआत में तो संपत्ति का अधिकार एक मौलिक अधिकार था, लेकिन बाद में संविधान में संशोधन करके इसको भारतीय संविधान में अनुच्छेद के तहत रखा गया है, ठीक है। ये एक मौलिक अधिकार नहीं है, लेकिन आप फिर भी सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील कर सकते हो। तीसरा है फौजदारी अपील। यदि किसी व्यक्ति को उच्च न्यायालय द्वारा मृत्युदंड या कठोर दंड दिया जाता है तो सर्वोच्च न्यायालय में अपील कर सकता है। आपको यदि किसी सज़ा के लिए, मान लो किसी मर्डर के लिए आपको हाई कोर्ट जो है वो मृत्युदंड या उम्र कैद की सज़ा सुना देती है, कोई अन्य कठोर दंड देती है, तो आप अपील के लिए सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट का, जैसे कि मैंने पहले ही कहा, कि बहुत बड़ा पावर होता है। सुप्रीम कोर्ट चाहे तो हाई कोर्ट के फैसले को बदल सकती है, और यदि आपको मृत्युदंड दिया गया है तो हो सकता है सुप्रीम कोर्ट उस फैसले को बदलकर उम्र कैद में बदल दे, ठीक है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय देश के अंतिम अपीलीय न्यायालय अदालत है। तीसरा, विशेष अनुमति याचिका। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 136 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अनुमति यानी याचिका स्वीकार करने की शक्ति प्राप्त है। इस शक्ति के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट क्या क्या कर सकती है? सर्वोच्च न्यायालय किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील सुन सकता है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के पास ये पावर है कि वो किसी भी अदालत या न्यायाधिकरण के निर्णय के विरुद्ध अपील को सुन सकता है और उस पर फैसले ले सकता है। यह शक्ति न्यायालय के अत्यंत व्यापक अधिकार प्रदान करती है। यह प्रावधान न्याय सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण साधन है। चौथा आपका है परामर्शदात्री अधिकार क्षेत्र, ठीक है। इसके अंतर्गत क्या होता है कि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 143 के अंतर्गत प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया किसी महत्वपूर्ण कानूनी या संवैधानिक प्रश्न पर सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है। यानी यदि जो आपका राष्ट्रपति है वो किसी संवैधानिक सवालों में उलझ जाता है या उस पर वो फैसला नहीं सुना पाते हैं, तो सीधे तौर पर राष्ट्रपति जो है सुप्रीम कोर्ट से मदद मांग सकती है या सुप्रीम कोर्ट से सलाह मांग सकती है कि इन सब चीज़ों में उन्हें क्या करना चाहिए, ठीक है। ये राष्ट्रपति के पास अधिकार होता है। यदि राष्ट्रपति को किसी जटिल संवैधानिक या कानूनी विषय पर निर्णय लेना कठिन हो तो उस विषय को सर्वोच्च न्यायालय के समक्ष भेज सकते हैं, और यदि फिर भी सभी सलाह वगैरह के बाद भी यदि राष्ट्रपति उस स्पेसिफिक चीज़ पर फैसला नहीं ले पा रहे तो वो उसे सीधा सुप्रीम कोर्ट में भेज सकते हैं। वहाँ पर जज की कमेटी बैठती है और वो काफ़ी ज़्यादा पढ़े लिखे होते हैं, तो जाहिर सी बात है वो गलत फैसला तो देंगे नहीं। सर्वोच्च न्यायालय की सलाह को मानना राष्ट्रपति के लिए अनिवार्य नहीं है, ठीक है। यानी राष्ट्रपति कुछ सलाह मांगता है सुप्रीम कोर्ट से और राष्ट्रपति को उनकी सलाह पसंद नहीं आती तो राष्ट्रपति चाहे तो सुप्रीम कोर्ट के फैसले को जो है अनदेखा कर सकती है, ठीक है। राष्ट्रपति के पास भी काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है भाई, ठीक है। देश में एकमात्र राष्ट्रपति ही है जो अपने कार्यकाल के दौरान सुप्रीम कोर्ट का भी बात उस पर नहीं चलेगा, ठीक है। यदि सुप्रीम कोर्ट राष्ट्रपति पर कुछ कड़े फैसले सुनाती है, मान लो अरेस्ट करने का वारंट जारी करती है, तो जब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर उपस्थित है तब तक उन्हें कोई भी अरेस्ट नहीं कर सकता है। इतना पावर होता है राष्ट्रपति के पास। इसलिए हमने पहले ही डिस्कस किया था कि राष्ट्रपति जो है हमारे संविधान का सबसे बड़ा संवैधानिक पद है, ठीक है, जिस पर सुप्रीम कोर्ट भी कुछ नहीं कर सकता जब तक वो व्यक्ति राष्ट्रपति के पद पर है तब तक। हाँ, राष्ट्रपति के कार्यकाल जैसे ही समाप्त होगा तब उस व्यक्ति पर निर्णय लिया जा सकता है कि उसके साथ क्या करना चाहिए, ठीक है। पांचवा है रीट जारी करने की शक्ति। सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जारी करने की शक्ति होती है। यानी यदि किसी संस्था द्वारा व्यक्ति के मौलिक अधिकारों या संवैधानिक अधिकारों का हनन हो रहा है तो सुप्रीम कोर्ट क्या होती है ना, सुप्रीम कोर्ट के पास रीट जारी करने का शक्ति होता है। यानी आपके मौलिक अधिकारों तथा संवैधानिक अधिकारों का उल्लंघन होता है, आपको कोई वो अधिकार लेने से छीन रहा है या मना कर रहा है वो अधिकार देने से, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट जा सकते हो। सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी कि
सबसे पहले तो आपका जो आरोप है वो सुनेगी। यदि आपका आरोप सुप्रीम कोर्ट को सही लगता है और उसमें संविधान का उल्लंघन होता है तो सुप्रीम कोर्ट डायरेक्ट रीट जारी कर सकती है उस संस्था के खिलाफ, उस अधिकारी के खिलाफ जो कि आपके खिलाफ जो है संविधान के अधिकारों को खत्म करना चाह रहा था। ठीक है, तो सर्वोच्च न्यायालय नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए रीट जारी कर सकता है। यह शक्ति संविधान के अनुच्छेद 32 के अंतर्गत दी गई है। ठीक है, अनुच्छेद 32 में साफ लिखा है कि जो सुप्रीम कोर्ट है वो यदि कोई संस्था या कोई संगठन जो है किसी व्यक्ति को उनके मौलिक अधिकारों का हनन करने, किसी व्यक्ति से उनके मौलिक अधिकारों को छीनने की कोशिश करती है तो सुप्रीम कोर्ट उन पर रीट लगा सकती है, रीट जारी कर सकती है। कुल 5 प्रकार की रीट है जो सुप्रीम कोर्ट द्वारा जारी की जाती है। पहले तो आपका हैवियस कॉर्पस है। ठीक है, इस रीट के अंतर्गत क्या होता है, यदि किसी व्यक्ति को अवैध रूप से हिरासत में रखा गया है तो न्यायालय उसे तुरंत रिहा करने का आदेश देता है। ठीक है, यानी मान लो आपको बिना किसी गुनाह के, बिना किसी कसूर के आपको गलत ठहराया गया है और आपको ज़बरदस्ती फंसाया गया है तो आपको अरेस्ट किया गया है तो न्यायालय उस दौरान क्या करती है कि तुरंत उन्हें रिहा करने का आदेश देता है। इसे ही हम कहते हैं हैबियस कॉर्पस। ठीक है, दूसरा आपका है मैंडेमस। यह आदेश किसी सरकारी अधिकारी या संस्था को अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए दिया जाता है। यानी यदि कोई सरकारी अधिकारी या कोई संस्था संविधान के अधिकारों को जो लोगों को मिलना चाहिए उसका हनन कर रहा है तो मैंडेमस नामक रीट जो है सुप्रीम कोर्ट उन अधिकारियों या उन संस्थाओं पर लगा सकती है। ठीक है, तीसरा आपका प्रोहिबिशन। यह आदेश निचली अदालत को दिया जाता है ताकि वह अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर निर्णय ना करे। यानी जैसे हमने शुरुआत में ही डिस्कस किया कि छोटे मोटे फैसलों के लिए आपका डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट्स होती हैं। ठीक है, लेकिन यदि वे अपने अधिकार क्षेत्र से बड़े क्षेत्र में यदि फैसला सुनाने लगे तो सुप्रीम कोर्ट है उन कोर्टों पर, यानी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट पर रीट जारी कर देगी, यानी प्रोहिबिशन का रीट जारी कर देगी कि वे जो है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा निर्णय दिए जाने वाले फैसले पर अपना निर्णय ना दें। यदि वो फैसले, यदि कोई बड़ा आपका केस है तो वो सीधा ट्रांसफ़र कर दिया जाए सुप्रीम कोर्ट में ताकि सुप्रीम कोर्ट ही उसे जो है अंत में उसकी सुनवाई करे। ठीक है, चौथा आपका जो रीट है वो है सर्टियोरारी। सर्टियोरारी क्या है, इसके द्वारा क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय निचली अदालत के अंतर्गत निर्णय को रद्द कर सकता है। यानी मान लो कि हाई कोर्ट के द्वारा आपको उम्र कैद की सज़ा दी गई। ठीक है, उम्र कैद की सज़ा दे दी गई और जिस व्यक्ति को उम्र कैद की सज़ा मिली है वो जाकर सुप्रीम कोर्ट में जाकर अपील करता है तो हो सकता है कि यदि अगर वो व्यक्ति निर्दोष है तो हाई कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले को सुप्रीम कोर्ट रद्द कर सकता है और इस फैसले को रद्द करने के लिए जो है सर्टियोरी नामक रीट निकालती है सुप्रीम कोर्ट। पांचवा रीट है वो है क्यो वारंटो रीट। इस रीट के माध्यम से यह जांच की जाती है कि कोई व्यक्ति किसी सार्वजनिक पद का वैध रूप से नियुक्त है या नहीं। यानी इस रीट के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट यह जांच करती है कि सार्वजनिक पद पर कोई वैध व्यक्ति जो है नियुक्त है या नहीं है। ठीक है, छठा आपका जो है न्यायिक पुनरावलोकन यानी जुडिशियल रिव्यू। इसके अंतर्गत क्या होता है कि सर्वोच्च न्यायालय को यह अधिकार प्राप्त है कि वह संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानूनों की संवैधानिकता की जांच करे। यानी संसद और राज्य विधानसभाओं द्वारा बनाए गए कानून जो है भारतीय संविधान को ध्यान में रखते हुए बनाया गया है कि नहीं। यदि ये कानून जो है भारतीय संविधान की अवहेलना करता है, भारतीय संविधान के आदर्शों का पालन नहीं करता है तो सुप्रीम कोर्ट तुरंत ये आदेश देगा कि ये कानून जो है वो पास नहीं हो सकता और इसे जो है रद्द कर दिया जाएगा। यदि कोई कानून संविधान के विरुद्ध पाया जाता है तो न्यायालय उसे अवैध और शून्य घोषित कर सकता है। इस प्रकार सर्वोच्च न्यायालय संविधान की सर्वोच्चता बनाए रखता है। ठीक है, सातवां आपका अभिलेख न्यायालय यानी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। इसके अंतर्गत सुप्रीम कोर्ट को अभिलेख न्यायालय का दर्जा प्राप्त है। यानी इसका अर्थ क्या है, इसके सभी निर्णय अस्थायी रूप से सुरक्षित रखे जाते हैं। यानी आज तक जितने भी फैसले सुनाए गए हैं सुप्रीम कोर्ट के अंतर्गत वो सारे फैसले किसी न किसी पुस्तक में वो सुरक्षित रखा गया ताकि आप जब चाहे उन निर्णयों को अस्थायी रूप से कभी भी देख सकते हो। ठीक है, भविष्य में अन्य अदालतों के लिए उदाहरण यानी प्रेसिडेंट बनते हैं। ठीक है, यानी इससे जो है अन्य न्यायालय कुछ केसेस से सीख सकती है कि सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या फैसला रहा है, इन सब मामलों में सुप्रीम कोर्ट का क्या फैसला रहा है। इसी अदालत की अवमानना यानी कॉन्टेम्प्ट ऑफ कोर्ट के लिए दंड देने का अधिकार भी प्राप्त है। ठीक है, आठवां जो है आपका वो है संविधान का संरक्षक और
व्याख्याकार, यानी सर्वोच्च न्यायालय संविधान का संरक्षक और अंतिम व्याख्याकार है। यह सुनिश्चित करता है कि संसद और राज्य विधानसभाएं संविधान के अनुसार कानून बनाएं। यानी जब भी जैसे हमारे देश में कानून बनाने का अधिकार संसद और विधानसभा के पास होता है, जो कि राज्य देखता है, तो सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करता है यदि ये कोई कानून बनाते हैं तो संविधान को ध्यान में रख कर बनाए। यदि संविधान की अवहेलना इनके कानून द्वारा होती है तो सुप्रीम कोर्ट इस कानून को पास ही नहीं करेगा, ठीक है, इस कानून को रिजेक्ट कर देगा, इस कानून को रद्द कर देगा। कार्यपालिका संविधान की सीमाओं में रहकर कार्य करे, यानी जितने भी कार्यपालिका होते हैं, आपका IAS अधिकारी हो गया, पुलिस अधिकारी हो गया, कोई ब्लॉक लेवल अधिकारी हो गया, ठीक है, जितने भी अधिकारी वो कार्यपालिका के अंतर्गत आते हैं। तो कार्यपालिका जो है संविधान के नियमों से वे बाहर ना निकले, संविधान को ध्यान में रखकर ही वे कार्य करें। यदि वे ऐसा नहीं करते हैं तो सुप्रीम कोर्ट उन पर केस ठोक सकती है, ठीक है, और उसे सस्पेंड भी कर सकती है, हो सकता है उसको उसकी नौकरी भी जा सकती है, ठीक है। इन सब मामलों में नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहे। सुप्रीम कोर्ट ये इंश्योर करता है कि किसी भी नागरिक के साथ भेदभाव या भेदभाव का व्यवहार ना किया जाए या उसके अधिकारों का हनन ना हो, ठीक है। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट जो है ये भी कहता है कि नागरिकों के अधिकार सुरक्षित रहें। नवा है मौलिक अधिकारों का रक्षक। जैसा कि मैंने पहले ही कहा कि जो संविधान में मौलिक अधिकार है वो आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक है, ठीक है, और इसकी रक्षा जो है सुप्रीम कोर्ट के पास होता है, ज़्यादा अधिकार सुप्रीम कोर्ट के पास होता है। यदि आपके मौलिक अधिकार में क्या क्या आता है, समानता का अधिकार होता है, स्वतंत्रता का अधिकार होता है, अभिव्यक्ति की आज़ादी होती है, ठीक है, अपना धर्म चुनने का अधिकार होता है, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार होता है, ठीक है, शोषण के विरुद्ध अधिकार होता है। तो इन सब मामलों में यदि आपका कोई शोषण कर रहा है, ठीक है, यानी आपके मौलिक अधिकारों का किसी न किसी भी तरीके से यदि शोषण होता है तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट पहुँचिए, ठीक है। यदि आपके द्वारा लगाया गया आरोप सच है तो सुप्रीम कोर्ट आपके मौलिक अधिकार का जिसने भी शोषण किया उस पर तुरंत रिट जारी कर सकती है, ठीक है। तो ये था आपका सुप्रीम कोर्ट का कार्य शक्ति और उसका क्या क्या अधिकार है। निष्कर्ष में देखें तो अंततः कहा जा सकता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारतीय लोकतंत्र का एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्तंभ है। इसकी शक्तियाँ और कार्य संविधान की रक्षा, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा तथा न्याय व्यवस्था को मजबूत बनाने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यह संस्था भारत में कानून के शासन यानी रूल ऑफ लॉ और लोकतंत्र की स्थिरता को भी सुनिश्चित करती है। तो ये था हमारा आज का पूरा क्वेश्चन से हमने अच्छे तरीके से जाना, अच्छे तरीके से डिस्कस किया। उम्मीद है आप सभी को समझ में आया होगा। यदि समझ में आया होगा तो कमेंट ज़रूर करें और अपने दोस्तों तक इसे ज़रूर फैलाएं ताकि उन्हें भी इस वीडियो का फ़ायदा मिल सके। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।